यूनानी अद्वियात के मिजाज हैं सदियों से, वो सिर्फ लफ्ज़ी नहीं हैं कि आप लफ्ज़ हैं इधर से उठा के उधर रख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सर्द मिजाज है इसको अपने खुश्क मिजाज से अलग करना है, और जब आप इसको अलग करेंगे तो ला महला आपके पास सर्द खुश्क, सर्द गर्म, सर्द तर, ये ख़ास तौर पर दो अलग मिजाज की अद्वियात हो जाएंगी। और जब आप इनको एक ही रखेंगे तो आपके पास ये अद्वियात अलग होंगी। और ख़ास तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कि जब बुढ़ापा आता है, वो बुढ़ापे के अंदर इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो बाज़ का सर्दी का उनसर बहुत ज़्यादा हो जाता है, गर्मी खुश्की के उनसर या तरी के उनसर की निस्बत। कनेक्टिव टिश्यू ज़्यादा हो जाते हैं, क्लाटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ब्लड जिस्म में रसोलियाँ और गिल्टियाँ और स्टोन्स और इस तरह की चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपको सर्दी से खुश्की इसलिए क्योंकि जब आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर, तो असाबी उज़लाती जिसको आप कहते हैं वो असल में खुश्की की बजाय सर्दी ज़्यादा पैदा कर रही होती हैं। वो मखाती होती हैं, उज़लाती नहीं होती, यानी उनका असर जिस्म में तेज़ाबियत को फ़रोग़ नहीं देता बल्कि वो सर्दी को फ़रोग़ देता है। और इसका इलाज करते वक्त जब ये ग़िज़ा आप, मैंने देखा आप किताबें पढ़ सकते हैं कि खुश्की का इलाज करते वक्त आप ज़ाहिर है गर्मी और तरी की अद्वियात देते हैं, तो उसमें बाज़ का तरी की अद्वियात और सर्दी की अद्वियात को आपको अलग करना पड़ेगा, वरना आप सुदावी मिजाज का सही तरह से इलाज नहीं कर पाते। सुदावी यंग एज में या अगर जिस्म तगड़ा है तो उसमें बाज़ का ये चीज़ इतनी प्रॉब्लम नहीं देती, लेकिन ख़ास तौर पर बुढ़ापे के अमराज में या अगर जवानी के अंदर भी बुढ़ापे वाली सुदावियत की कैफियत बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे इलाज मुश्किल होता है अगर आप तीन के नज़रिए से करें। और अगर आप ऐसे मरीज़ों को असाबी उज़लाती ख़ास तौर पर और उज़लाती असाबी अशिया बिल्कुल ना दें, ख़ास तौर पर असाबी उज़लाती अद्वियात का आपको एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है कि सुदावी और तेज़ाबी मिजाज का अलग से ट्रीटमेंट मेरा ज़ाती तजर्बा भी है और मैंने बहुत करीब तरीन लोगों में इसकी अलामात और इसकी मुशाहदात किए हैं। लिहाजा बाज़ औक़ात ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं बताता हूँ आपकी, हमारे कद्दू, टिंडे, तोरी, भिंडी तोरी, लस्सी, दूध, कितनी असाबी अशिया हैं ख़ास तौर पर जिनको आप तर सर्द कहते हैं, कितनी अशिया हैं। वो जब आप इस्तेमाल करवाएंगे बुढ़ापे में तो ये जिस्म के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा करेंगी। तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल असाबी ग्रुप जो है मखाती ग्रुप है असल में, ये मखाती ग्रुप आप असाबी दे सकते हैं लेकिन मखाती नहीं दे सकते। आप बाज़ कैफियत में मखाती ग्रुप नहीं दे सकते, असाबी दे सकते हैं। तर चीज़ें और हैं और सर्द चीज़ें और हैं। तर और सर्द चीज़ें जब बॉडी के अंदर अपनी इख्तिताम में जाती हैं, एक फ़ाइनल जो कैफियत या मिजाज किसी भी चीज़ का, दवाई का या किसी खुराक का बनता है, वो जो है तर और है, ये असाबी है और ये मखाती है। यहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है, यहाँ पे आपके पास स्टोन ज़्यादा हैं, बॉडी में गिल्टियाँ ज़्यादा हैं, रसोलियाँ ज़्यादा हैं। जबकि जो
आपकी उज़लाती या तरी की कैफियत जो है, तरी की कैफियत में जिस्म के अंदर पतली अल्कलाइन रतूबात ज़्यादा है, जिस्म के अंदर बलगम ज़्यादा है। लिहाजा ये चीज़ें आपको डिस्टिंग्विश करनी पड़ेंगी। जब आप इन दोनों का फ़र्क कर पाएंगे, ख़ास तौर पर जो मरकबात हैं उज़लाती असाबी और यानी आप असाबी की बजाय यहाँ पे मुखाती लेकर आएंगे, और असाबी उज़लाती अद्वियात जिनको आप उज़लाती इज़ाफ़ी समझ रहे हैं, वो असल में तरी नहीं, जिस्म में सर्दी नहीं छोड़ती, वो जिस्म में तरी नहीं छोड़ती, वो सर्दी छोड़ती, इसको अलग ही रहने दें। तो आप उज़लाती मखाती अद्वियात तय करेंगे, फिर उज़लाती असाबी नहीं होंगी। एक तो आपको ये अपने मरकबात में तब्दीली करना पड़ेगी, जो कि मैंने ये जो सारे केसेस डिस्कस किए हैं वहाँ पे इसकी आपको इसकी बारीकी समझ आएगी। वरना आप देते रहेंगे, बाज़ का आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, बाज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, मर्ज़ ठीक नहीं होगा। और अगर आप ये तमीज़ रखते हुए इन मरकबात को अलग करके, तो आप उज़लाती गुदी या जिसको आप कहते हैं आप गुदी उज़लाती या गुदी असाबी, ये मरकबात इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। अब आपकी जो उज़लाती गुदी अद्वियात हैं वो भी तकरीबन पहले क्लियर हैं, गुदी उज़लाती भी क्लियर हैं और गुदी असाबी भी क्लियर हैं। ये जनाब साबर साहब की जो तयशुदा मरकबात या उनकी अद्वियात हैं ये बिल्कुल फिट हैं। आपको थोड़ी सी तब्दीली जो करनी पड़ेगी, बाज़ मरकबात जिनको आप असाबी उज़लाती कहते हैं, उन मरकबात में आपको कहीं पे तब्दीली करना पड़ेगी थोड़ी सी। जब आप मरीज़ को सर्दी से बचाना चाह रहे हैं, तरी देना चाह रहे हैं लेकिन सर्दी नहीं देना चाह रहे, तब आपको ये अद्वियात का फ़र्क समझ आएगा बेहतर तरीके से। आप असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी जो मरकबात हैं उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली बाज़ औक़ात करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात आपको ये जो मरकबात हैं ये ध्यान से इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और इनके साथ आपको मरकबात ऐसे तजवीज़ करने पड़ेंगे जो ख़ास तौर पर जिसमें सर्दी के अद्वियात या अशिया या ग़ज़ाएँ उसमें शामिल ना हों। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसकी तब्दीली की हुई है जनाब शाकिर साहब ने और दीगर उनके जो ग्रुप के जनाब हकीम राहत साहब हैं, राहत अली रहमत साहब, राहत साहब ने इसके ऊपर बहुत काम कर रखा है, फैसलाबाद में, और जनाब शाकिर साहब लाहौर में, इन्होंने इसके ऊपर बहुत काम कर रखा है। मेरा इनसे किताबी तारुफ़ है ज़्यादा। इसके अलावा दीगर बहुत सारे दोस्त हैं, लियाकत किची साहब हैं, ये नज़रिए के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कानून मुफरदा के तहत, कानून मुफरदा के तहत ढेर सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और वो 90% तक अपना ठीक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। जनाब साबर साहब के मरकबात और उनकी फ़िलासफ़ी में अगर कहीं जाके किसी जगह पर मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी उसमें बेहतरी पैदा की जा सकती है बाज़ मखसूस केसों के लिए, वरना तो उसी शक्ल में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त में वो नुस्खे नहीं दिए जाने चाहिए। मेरा ख़्याल है उससे बेहतर ये है कि आप नुस्खों में थोड़ी सी तब्दीली करें। अब इसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं एक जो टिपिकल नुस्खे 3-4 मौजूद हैं, असाबी उज़लाती हैं, उज़लाती असाबी हैं, इनके ऊपर इंशाअल्लाह मैं एक दिन, और अब इसके अलावा अब चूँकि दूसरी बात मुखाती की भी हो गई, आप
इसको आप मुखाती असाबी कह सकते हैं और मुखाती उजलाती कह सकते हैं। ये चार जो मिजाज हैं, इन चारों मिजाज के जो मरकबात हैं, उनमें कहाँ पे जाके जिस्म को सर्दी नहीं देनी, ये तब बेहतर तरीके से हो सकता है कि आप ये चार मिजाज की अद्वियात अलग बनाकर मरीज़ की हालत के मुताबिक दें। तो ये मैं ख़ुद कर चुका हूँ, मैंने करके देखा है इसके ऊपर, लिहाजा मैं इस अपने ताईं दयानतदारी से और सोच के मुताबिक मैं अपनी, चूँकि दोस्तों के सामने गवाही होती है एक बंदे की, जो ख़ास तौर पे इल्म से मोहब्बत करता है बंदा, तो मैं ये समझता हूँ कि जनाब साबर साहब की ये मुखालफत नहीं है। जनाब साबर साहब अपनी ज़िंदगी में जिस नज़रिए तक पहुँचे थे उसमें अभी वो अपना तहकीक का सफ़र जारी था उनका, और उसमें जितना कंपाइल उन्होंने काम किया वो अपने जो पेश रो उनके जो कि अज़ा के इलाज या अज़ा के इलाज के साथ दीगर जो अखलाक का तसव्वुर है उसको जोड़कर जिन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, जनाब साबर साहब उनमें बाबा की हैसियत रखते हैं और उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक एक रिलेशनशिप दिया और ये रिलेशनशिप 90% तक ठीक है। इसमें मैंने कहा कि आप बेहतर तरीके से, अगर ख़ास तौर पर जब आप खुश्की सर्दी या सर्दी खुश्की की अलामात को ट्रीट कर रहे हों तो आपको कुछ मरकबात में तब्दीली करनी पड़ेगी। उस मरकबात के ऊपर इंशाअल्लाह ताला मैंने कुछ उसका मुताला भी किया है, उसके ऊपर काम भी किया है, उसके तजर्बात भी किए हैं जो जनाब शाकर साहब ने पेश किए हैं, मरकबात या राहत साहब ने पेश किए हैं। और इसके अलावा जो तिब्बे यूनानी में पहले मरकबात मौजूद हैं या अद्वियात मुफरदात मौजूद हैं उस मिजाज के लिहाज से, तो वो मैं ये समझता हूँ कि तिब्बे यूनानी के तहत जो चार मिजाज का तसव्वुर है, ये चार अखलाक का तसव्वुर है, यही लंबे अरसे से है और यही अथेंटिक और सही है मौजूदा तहकीक के मुताबिक। बाकी ये जो तसव्वुर है ये सिर्फ समझने और समझाने के लिए है, वरना इंसान की अब जो इब्तिदा है ये कैसे हुई है इसके ऊपर मैंने तफसील से बात की हुई है। तफसील से ऊपर मैंने स्टेम सेल से लेकर एग और स्पर्म और ज़ायगोट से लेकर इवन जेनेटिक्स की बात की हुई है कि ये किस तरह से ये समझने और समझाने के लिए है। रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें अभी भी अज्यूम्ड हैं और मादा और तवानाई का जो रिलेशनशिप है, ये जो ज़िंदगी आपको सेल्स के लेवल पे नज़र आ रही है, जब ये सेल्स से पीछे ऑर्गेनेल्स लेवल तक जाती है या ऑर्गेनेल्स से पीछे ये मालिक्यूलर बायोमालिक्यूल लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक या फिर सब एटॉमिक लेवल तक जब ये लाइफ को आप लेकर जाते हैं, तो ये तसव्वुरात हैं जिनको इंसान अपने नज़रियात हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ों का मुशाहिदा कर चुका है, कुछ का अभी जारी है सफ़र, और वो चीज़ें अज्यूम कर लेता है। वरना एटम के अंदर 3 बुनियादी ज़र्रे तो नहीं हैं और बेशुमार ज़र्रे हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ और क्या मौजूद है ये पता नहीं क्या मौजूद है। नेगेटिव और पॉजिटिव हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए और उसको उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी जो हैपनिंग है उसको देखते हुए हमने इसको समझ लिया हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं मुमकिन है एक वक्त आए कि इनसे इतनी सादी सी बात मौजूद हो कि आखिर ओ इतनी कॉम्प्लिकेशंस, इतना सफ़र देखें। तो ये सारी जो कहानी है, ये जिस्म के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, 200 से ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के सेल्स हैं। ये सारे सेल जो हैं ये सारे मिलकर एक वजूद या एक जिस्म की शक्ल में काम कर रहे हैं और इनको एक तसव्वुर है सदियों पुराना तिब्बे यूनानी का, उसके साथ मरकबात और ट्रीटमेंट और लवात बेशुमार काम है उसके ऊपर, और वो रिजल्ट देता है। इंसान ने क्या जुल्म किया है या क्या जुल्म करने जा रहा है कि वो जो आसानी से नेचुरल शक्ल में सस्ता कुदरती इलाज मौजूद था
सस्ता कुदरती इलाज मौजूद था, उसको छोड़कर वो महंगा और हर ही चीज़ का महंगा इलाज कर रहा है, हालांकि कुछ चीज़ों के सस्ते इलाज मौजूद हैं। और दूसरा, ये मशीन है, बॉडी है, इसको साइड इफ़ेक्ट से बचाकर बेशुमार केमिकल्स जो गैर ज़रूरी तौर पर, जो पंजाबी में कहते हैं जी जेड़ा बंदा शरे नाल मरदा होवे उन्होंने तोप का गोला ज़रूर मारना है। मकसद, अगर एक बंदा नॉर्मल से कहवे से ठीक हो सकता है तो उसको 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत तो नहीं है। बॉडी के अंदर क्योंकि हर केमिकल एक पॉइजन है, उसके जहर हैं, उसके असरात हैं, उसको लामहला ये जो फेल कर दिया जा रहा है सिस्टम को, या फेल किया जा रहा है, ये नेगेटिव या मनफी बात है। तो लिहाजा यार दोस्त भी इसके ऊपर गौर करें, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर मैं ये बात कर रहा था कि जो मुखाती मादा है, जो सर्दी बढ़ने से मुखाती मादा बढ़ेगा, ब्लड की क्लॉटिंग बढ़ेगी, और अगर ब्लड की क्लॉटिंग की ज़रूरत है और आप उसको ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जो कि ब्लड क्लॉट ख़त्म कर रहे हैं, आप तेज़ाबी मेडिसिन दे रहे हैं जो ब्लड क्लॉट ख़त्म करती है, आप तेज़ाबी मना कर देते हैं। तेज़ाब से तो टूटी जाती है। अब सैलिसाइक्लिक एसिड जो डिस्प्रीन है, डिस्प्रीन क्या करती है, ये खून को पतला करती है, ये क्लॉट्स को, कनेक्टिव टिश्यूज़ को डीजनरेट करती है, इस तरह ये इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और खून को पतला करके उसका बहाव करती है। अब वो तो तेज़ाबी है, आप उसको अगर फ़र्ज़ करो मना भी कर दें, आप तो क्या कर रहे हैं, आप ये फ़र्क समझने की कोशिश करें कि जो उज़लाती या तेज़ाबी अशिया हैं वो और तरह के असरात रखती हैं, और जो मुखाती अशिया हैं वो और तरह के असरात रखती हैं। जब आप इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर आपको ये फ़र्क बेहतर समझ आएगा कि बाज़ औक़ात आजकल ख़ास तौर पर जो ये ज़माना चल रहा है, इस ज़माने के अंदर मखाती टिश्यूज़ को सही तरह से समझकर अलग ना करने की वजह से बेशुमार प्रॉब्लम्स ऐसी मौजूद हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता। खासतौर पर बुढ़ापे के अमराज में जो कैंसर टाइप कंडीशन है उनका इलाज इसीलिए नहीं हो पाता। आप कैंसर का इलाज करने के लिए अगर आप 4 मिजाज को समझ रख के इलाज करेंगे, आप उज़लाती और मखाती कैंसर को जब अलग करके देखेंगे तो इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगा। फ़िलासफ़ी जब आपकी समझ में आ जाए तो आप इन चीज़ों को फिर अंडरस्टैंड करें, अपने इर्द गिर्द अंडरस्टैंड करें, अशिया के अंदर इनको अंडरस्टैंड करें, उस तरीके से अंडरस्टैंड करें जिस तरीके से तिब्ब यूनानी ने समझा है, और जिन हालात के तहत समझा है, जिन मौसमों में और जिन मिकदारों में समझा है, अगर आप उसको समझेंगे तो फिर आप ये यकीनन एक मुफीद तरीका इलाज है यूनानी तरीका इलाज, और उसमें अगर आप साबिर साहब के नज़रिए के मुताबिक अशिया इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छा है। इलाज बिल ज़िद तरीके से भी इलाज हो सकता है, जैसे तिब्ब यूनानी के मुरकबात हम सदियों से करते आ रहे हैं। कोई किसी तिब्ब की आपस में ना लड़ाई होनी चाहिए, ना ये कोई मज़हब है, ये तो साइंस है, और साइंस में आगे की तरफ सफ़र जारी रहता है। तो ये सदियों से तयशुदा कवानीन है। अबू अली सीना भी इन 4 कवानीन की बात करते रहे हैं, उनसे पहले सुकरात और बुकरात भी इन 4 की बात करते रहे हैं, 4 मिजाज की बात करते रहे हैं। अब देखिए आने वाले ज़मानों में कितनी बारीकियाँ समझ आती हैं, कितनी किस्म के स्टेम सेल्स आगे आ जाते हैं। असल में तो इंसान की इब्तिदा जो है वो एक ही चीज़ से हुई है, एक ही सेल से हुई है, एक ही नफ्स वाहिदा से इसकी बुनियाद है। एक सेल जर्म है, स्पर्म है, सेल है, ज़ाइगोट माइटोसिस होती है, उससे एक ह्यूमन बीइंग बनता है। ये सब उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए है कि आप इंसान को समझ जाएं कि इंसान का बॉडी कैसे बना है। बाकी सारे तरीके ही सही हैं, और जो अंग्रेज़ी तरीका इलाज जिसको कहते हैं, ये जो वो हकीम हज़रात जो इस ज़िद में मुब्तला हैं कि नहीं इसको नहीं इस्तेमाल करना, वो मैं समझता हूँ कि वो जैसे सूरज हो और वो आँखें बंद करके कहें कि नहीं है,
तो ये फिर उनकी कोई दानिशमंदी तो नहीं है, ज़िद है। इस ज़िद को छोड़ें और अगर यूनानी और एलोपैथिक सिस्टम इसको यकजा कर दिया जाए, इसको इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाए बवक्ते ज़रूरत, तो इंसान के लिए जो इलाज है वो इंतहाई सस्ता हो सकता है और मैनेजेबल हो सकता है। अब इसके ऊपर यार दोस्त काम करें वो जिनके पास डिग्रियां हैं, जो बहुत क्वालिफाइड हैं, कोई एमडी हैं, कोई पीएचडी हैं, एफआरसीएस हैं, एफसीपीएस हैं, वो इस बुनियादी फ़लसफ़े को समझकर अगर ट्रीटमेंट कोशिश करेंगे बहुत सारी सर्जरियां बच जाएंगी, बहुत सारे ऑपरेशंस बच जाएंगे और बहुत ज़्यादा कसीर मिकदार में जो ज़र्रे मुबादला है वो इंसान का बच सकता है। अगर इंसान इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को समझ जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है और वो कम बीमार हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो वो अपनी मैनेजमेंट खुद कर सकता है। इशारों करायों में समझा तो दिया है कि यार ये बहस इसलिए नहीं है कि खुदा न खास्ता किसी तबीब को हराना है, कानून मुफरदा सलासा को हराना है, या कानून मुफरदा अरबा को जितवाना है, या यूनानी तिब को जितवाना है। नो, मैं एक ही बात कर रहा हूँ जब से ये काम कर रहा हूँ कि खुदारा ये बहुत मुफीद एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कुदरत ने हमारे इर्द गिर्द बिखेर रखा है, जो हमारे अंदर है, हमारे बाहर है। इसको समझें, इसको प्रिजर्व करें, नेचुरल चीज़ों को प्रिजर्व करें, नेचुरल चीज़ें महफूज करें, नेचुरल चीज़ें उगाएं, नेचुरल चीज़ें खाएं। ये सारा कुछ करेंगे, ये इंसान का बॉडी जो है ये इन्हीं से बना था। आप इसको अगर तरह तरह के अज़ाब देते रहेंगे, तरह तरह के जहर देते रहेंगे, तरह तरह के इसमें केमिकल्स डालते रहेंगे, मेडिसिन डालते रहेंगे, तो ये अपनी नेचुरल फॉर्म खो देगा, इसके जीन्स तब्दील हो जाएंगे, ये अजीब से अजीब बीमारियों का और तकलीफ़ों का और खुसूसियात का हामिल होता जाएगा। तो बेहतर ये है कि इंसान को फितरत जैसे ये पैदा हुआ है, इसने एक नेचुरल एवोल्यूशन हासिल की है, उस नेचुरल एवोल्यूशन के तहत इसको ग्रो करते रहना चाहिए। और बाकी ये सारी जो मेडिसिन्स हैं ये सारी डायरेक्ट ब्लड में जाएंगी, मसल्स पे असर करेंगी, आपका जिस्म उसको फील करेगा, लिहाजा इसमें मेडिसिन लेते और देते वक्त इस ज़िम्मेदारी को समझना या इस ज़िम्मेदारी को अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप वो मेडिसिन इस्तेमाल ना करें या करवाएं जिसके आप वाक़फ़ नहीं। तो बाकी इल्म है, उसके हज़ारों शोबे हैं। ये चूँकि सीना दर सीना भी एक इल्म है जो चलता आ रहा है। मेरे फैमिली में, मेरे वालिदैन में, ख़ास तौर पे मेरे जो नानके साइड हैं उस तरफ ये जो इल्म तिब है ये सदियों से इस्तेमाल होता रहा है और उसका कोई ना कोई जानने वाला हमारे ख़ानदान में मौजूद रहता है। तो ये इल्म